हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, लास्ट टॉपिक कहाँ पे रोकता था? पारिस्थितिक तंत्र। तुम्हें कहा था कि पढ़ के आना है कि जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी के अनुसार पादप वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एज पर इकोलॉजी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इकोलॉजी के चलते सबसे बड़ा बायोमास या ऑक्सीजन देने वाला वर्ग कहाँ है, खास क्वेश्चन है ये कि धरती पर ऐसा कौन सा वर्ग है जहां पर सबसे ज़्यादा बायोमास और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट है एज पर लैंड के हिसाब से पूछा जाएगा, टेरेसियल पूछा जाएगा। ये फेमस क्वेश्चन है और अमेज़न के जंगल उसका आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो सबसे बड़ा कंटेंट है ऑक्सीजन प्रोड्यूसर का, वो सबसे बड़ा कौन सा है? अमेज़न, ठीक है। और वैसे अगर आएगा कि ऑल ओवर अर्थ पूछे तब आपके पास सी क्राइटेरियन होता है, और सी क्राइटेरियन में सबसे बड़ा हिस्सा अगर पूछे किसका होता है तो सवाल का होता है, ठीक है। दो क्वेश्चन बड़े फेमस है ये। आगे अब पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी के अनुसार जो क्लासिफिकेशन किया है वो आपके पास किस बंदे ने किया था? अर्नेस्ट वार्मिंग। याद रखना कि अर्नेस्ट वार्मिंग ने इनका क्लासिफिकेशन किया है और कितने वर्ग में बांटा है पारिस्थितिकी के अनुसार? 5 वर्गों में पौधों को बांटा है। और ये सबसे खास है, इम्पोर्टेंट भी है। नंबर 1 जो पौधे आते हैं जो जल वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं जलोद्भिद, और वैसे उन्हें कहते हैं हाइड्रोफाइटिक। कि जो आपके पास हाइड्रोफाइटस होते हैं उसमें एग्जाम्पल आते हैं कि जल में तैरने वाले पौधे, जल में स्थिर रहकर तैरने वाले पौधे, जल में गहराई में रहने वाले पौधे, और जल में क्या है? केवल तैरने वाले पौधे। इस टाइप से क्या है? बंटवारा किया जाता है। तो अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था कि जलीय वर्ग में या धरती पर सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो उसमें क्या आएंगे? हाइड्रोफाइटस आएंगे। और हाइड्रोफाइटस में सबसे बड़ा वर्ग किसे माना जाता है? शैवाल को माना जाता है, ठीक है। नंबर 2, इसके अलावा हाइड्रोफाइटस में कॉम्बो आता है स्वैम्प प्लस हाइड्रोफाइटिक प्लांट, जो एक तरह से बंगाल का आंतक भी कहा जाता है, बहुत बार बताता हूं मैं। और हाल ही में क्या है, वो हमारे यहाँ भी आंतक बना हुआ है। चाहे तो क्या है, कहीं नदी में लगा लो, जैसे घग्गर नदी में जाके देख लेना, नहर में पानी आता है तब देख लेना। और जो क्या है, नहर है इधर ये राजस्थान वाली, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, उसमें भी वो क्या देखने को मिलती है, केले टाइप सा पौधा होता है। और बताया था उसे कहते हैं जलकुंभी, ठीक है। तो वो क्या कही जाती है? बंगाल का आंतक। दूसरे नंबर पे क्या आती है आपके पास? सेमोफाइटस, सेमोफाइटस, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आती है? जीरोफाइटस, जिन्हें हम एक तरह से क्या कहते हैं? मरुद्भिद, ठीक है। चौथे नंबर पे आपके पास क्या आती है? ये दो खास है, चौथा और पांचवा। 4 नंबर पे और 5 नंबर पे जो पादप वर्ग है ये आते हैं मृदा में भौतिक शुष्कता वाले पौधे, मृदा में भौतिक शुष्कता वाले, इन्हें कहते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राई प्लांट इन द सॉइल। दूसरे आते हैं मृदा में क्रियात्मक शुष्कता वाले पौधे, यानी ये क्या होते हैं? फंक्शनली ड्राई प्लांट इन द सॉइल। ये होते हैं फिजियोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकली ड्राई प्लांट्स इन सॉइल। और ये जो होते हैं ये होते हैं आपके पास फंक्शनली, बस एक वर्ड आगे लगाना है फिजियोलॉजी की जगह फंक्शनली। तो फंक्शनली ड्राई प्लांट इन द सॉइल, और ये आपके पास क्या होते हैं, जीरोफाइटस। और जीरोफाइटस जो होते हैं ये बड़े अहम हैं। जीरोफाइटस में कोई दो एग्जाम्पल बता सकेंगे कि जो सबसे फेमस हैं, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है हैं? हाँ, कैक्टस। एक और बता। घरों में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एक तो यूज किया जाता है बालों के लिए, दूसरा यूज किया जाता है चेहरे के निखार के लिए, एलोवेरा। ठीक है, तो वो भी आपके पास कैसा है, यही तो है। क्योंकि आपने देखा होगा इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये फुहारे से खेती की जाती है रेगिस्तान में एलोए की। और सबसे इंपॉर्टेंट है तो कैक्टस, नागफनी, एलोए, कैजुराइना, अगेव। ठीक है, ये आपके कैसे पौधे हैं, सारे के सारे मरुद विधि। जिसमें एक और भी एक इंपॉर्टेंट आता है जो बड़ा खास है मरुद विधि में, जो मैंने आपको बताया है, और वो आपके पास क्या है, खजूर। खजूर भी किस तरह का पौधा आपके पास मरुद विधि है। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें याद रखनी है। जलोदविद में जब भी क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार वाला, जैसे मैंने आपको बताया है अभी, जो खास तौर पर किसका आता है, जल कुंभी का आता है। जल कुंभी का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे एक तरह से टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जलाशयों में प्रदूषण करने वाला आज के समय में अगर क्वेश्चन पूछे तो यही है, सबसे ज्यादा जल कुंभी होती है। जोड़ में चले जाओ, गांव के जितने भी जोड़ होते हैं, हरी हरी केड़ी सी उगी हुई नजर आती है, वो जल कुंभी तो है। ठीक है, तो ये जल कुंभी खास तौर पे क्या कही जाती है, टेरर ऑफ बंगाल कही जाती है। ठीक है, सेमोफाइटस होते हैं, ये पौधे कौन से होते हैं, समोद्भिद जिनको कहते हैं हम। ये पौधे खास तौर पर बागवानी और फसल वाले होते हैं, याद रखना। ये पौधे हैं ये बागवानी, और जो आपके पास कौन से हैं, हम खेतों में फसल उगाते हैं, वो पौधे किस में आते हैं, सेमोफाइटस में आते हैं। तो सेमोफाइटस में आ जाए, जलोदभिद में आ जाए, मरुदभिदी आ जाए, भौतिक शुष्कता वाले और क्रियात्मक शुष्कता वाले। अब क्रियात्मक शुष्कता वाले पौधे क्या होते हैं, झाड़ियां। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपके पास जो झाड़ियां हैं वो कौन से वर्ग में पड़ी जाती है, खास तौर पर तो झाड़ियां आपके पास क्रियात्मक शुष्कता वाले पौधे होते हैं। यानी इनकी क्रिया चलती रहती है शुष्क मौसम में भी। यानी जरूरी नहीं है कि रेगिस्तान में उगे या नहरी इलाके में उगे, कहीं भी होते हैं। आपको ऐसे लगेंगे जैसे सूख गए, मर गए। ठीक है, जैसे क्या है, इनको नमी मिलती है वापिस जिंदे हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कांटे वाले देखे होंगे झाड़ के आपने, तो ये क्या होती है आपकी झाड़ियां। और जो भौतिक शुष्कता वाले होते हैं, ये पौधे कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं अम्लीय भूमि में या मिलते हैं सांद्रता वाली भूमि में। ठीक है, दोनों जगह उग सकते हैं जो भौतिक शुष्कता वाले हैं। भौतिक शुष्कता वाले आपके जमीनी भी होते हैं और आपके कौन से होते हैं, नमी वाली जगह भी। अब बात आती है विशिष्टीकृत, इनके भी बंटवारे आगे, उनको स्पेसिफिक बोलते हैं, विशिष्ट पादप वर्ग। ये आता है कि इनको आगे चल के और नए नाम दे दिए जाते हैं, तब ये स्पेसिफिक क्लास ऑफ प्लांट बन जाती है। तो विशिष्ट पादप वर्ग बन जाते हैं, जिसमें नंबर 1 जीरोफाइटिक का ही वर्ग बनाया जाता है आगे, जिन्हें खास तौर पे क्या कहा जाता है, एरिमोफाइटस। ये खास क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। एरिमोफाइटस, एरिमोफाइटस को हम वैसे क्या कहते हैं, मरुसथलोदभिद, मरुसथलोदभिद कहा जाता है। और ये वर्ग आता किसके अंतर्गत है, ये जीरोफाइटिक है। होते कौन से पौधे हैं, जो रेगिस्तान, ये पौधे कहाँ उगते हैं, रेगिस्तान या स्टेपी पर। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि रेगिस्तान या स्टेपी पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। तो जो रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पादप हैं, स्टेपी और डिजर्ट प्लांट जो होते हैं, वो कौन से होते हैं आपके, एरिमोफाइटस। ठीक है, इन्हें कहते क्या है, मरुसथलोदभिद। दूसरा आपके पास जो खास आता है वो आता है हेलोफाइटस।
हिलोफाइटस बहुत पूछा जाता है भाई, अच्छे से याद रखना है। हिलोफाइटस, इन्हें कहते क्या है वैसे? कछोदभिद, कछोदभिद कहा जाता है। और कछोदभिद कौन से प्लांट कहे जाते हैं? स्वैम्प, स्वैम्प प्लांट जो होते हैं, जो खास तौर पर दलदल में उगते हैं। तो दलदल में उगने वाले जो पौधे हैं वो आपके कौन से होते हैं? कछोदभिद होते हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? हिलोफाइटस। एक होता है हेलोफाइटस, एक तो होता है हिलो, एक होता है हेलो। दोनों में फर्क क्या है बताओ? हेलोफाइटस, एक हेलोफाइटस आता है। हेलोफाइटस को हम कहते क्या हैं? इसे कहते हैं लवणों मृदोदभिद। लवणों मृदोदभिद जो पौधे हैं ये आपके कौन से होते हैं? लवण का मतलब क्या है? सांद्रता। तो सांद्रता कौन सी होती है? अधिक, अधिक सांद्रता वाली जगह, कि जहां कहीं भी सांद्रता अधिक है, अधिक सांद्रता वाली जगह उगने वाले पौधे, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन ट्रिपल स्टार है। क्यों है? मुझे एग्जाम्पल बताओगे आप लोग? जो लवणीय मृदा में उगते हैं पौधे, उनका एक एग्जाम्पल बताओ, और उसके चलते 3 या 4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हेलोफाइटस यानी जहां सॉल्टी एरिया होता है, सांद्रता का मतलब तो यही हुआ, सॉल्टी एरिया। सॉल्टी एरिया का मतलब लवणीय भूमि। अब सॉल्टी एरिया कौन सा होता है सबसे ज्यादा? जहां लवण की मात्रा सबसे ज्यादा हो। लवण की मात्रा धरती पर सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? अब बताओ। समुद्र में पाई जाती है, कोस्टल जोन, ठीक है, उन्हीं इलाकों में ये मिलते हैं। तो अपने धरती, अपने भारत का एक फेमस स्थान है जहां ये पौधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और इसी का एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। हाँ, सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव। मैंग्रोव जो है वो आपके पास पौधे कौन से रखता है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं? एक मैंने बता रखा है कि इनमें जो फेमस पौधा आता है वो एक तो पूछा जाता है राइजोफोरा का, और दूसरा क्वेश्चन जो आता है इसके चलते वो आता है सुंदरी का, कि राइजोफोरा और सुंदरी ये आपके कैसे पौधे हैं? ये हेलोफाइटस हैं। और राइजोफोरा तो खास है, बहुत बार बताया आपने। इनमें जड़ें जो होती है वो धरती के अंदर ना होकर कहाँ निकली होती है? बाहर। खुंटी नुमा जड़ें पाई जाती है, उन जड़ों को स्पेशल नाम मिलता है, और वो किस में पाई जाती है? राइजोफोरा और सुंदरी में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 आते हैं ऑक्जिलोफाइटस। ऑक्जिलोफाइटस को कहा जाता है अम्लोदभिद, कि जो आपके पास अम्लोदभिद होते हैं ये कौन से होंगे? जो अम्लीय मृदा में उगते हैं, जो आपके अम्लीय मृदा में उगते हैं। अम्लीय मृदा में उगते हैं तो पीएच मान क्या होगा उस भूमि का? आप बताओ, आप बताओ, पीएच मान क्या होगा अम्लीय भूमि का? हाँ, 7 से कम। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जहां ऑक्जेलोफाइटिक प्लांट होंगे उस मिट्टी की पीएच होगी। तो क्योंकि वो यूं थोड़ी बताएगा कि ये भूमि अम्लीय है, यूं है, ये है, वो सिर्फ इतना पूछेगा ऑक्जेलोफाइटिक पौधे जिस मिट्टी में पनपते हैं उसका पीएच लेवल होगा। तो उसका पीएच लेवल हमेशा क्या होगा आपके पास? लेस देन 7, ठीक है, 7 से हमेशा क्या होगा? कम। तब उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। इसमें खास तौर पर जो अम्लीय भूमि में पौधे उगते हैं वो खास तौर पर कौन से पौधे अच्छे से काम करते हैं? सिट्रिक प्लांट्स। ये जो सिट्रिक प्लांट्स होते हैं इनके लिए पीएच होना किससे नीचे चाहिए? 7 से कम, ठीक है। खारी भूमि क्या कहलाती है? अक्षारीय। और भूमि अक्षारीय कब हो जाती है भाई? ये पूछ ले, अम्लीय कब हो जाती है और अक्षारीय कब हो जाती है? दोनों में है, हमारे ऊपर ही है। यूरिया छिड़कते हैं हम दुनिया भर की खेत में, डीएपी छिड़कते हैं दुनिया भर की हम खेत में, एसएसपी छिड़कते हैं खेत में, ये सारे के सारे
जो भूमि की प्रकृति पैदा करते हैं वो कौन सी करते हैं? अम्लीय करते हैं। अगर आपसे पूछे कि यूरिया का अगर हम अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं तो भूमि की प्रकृति कैसी होती जा रही है, तो आपने एक ही जवाब देना है, अम्लीय होती जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास यूरिया से जो कंटेंट मिलने वाला है वो दो चीज मिलती है, एक मिलता है नाइट्रेट और एक मिलता है नाइट्राइट। नाइट्रेट और नाइट्राइट की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास, और अक्षारीय पूछे तो कैसी हो जाती है कि भूमि अक्षारीय हो जाती है, जहां कहीं भी जल भराव ज्यादा रहता है, पानी खड़ा ज्यादा रहता है, तो उनकी प्रकृति कैसी हो जाती है? अक्षारीय। अक्षार का इलाज करना हो तो अम्ल के गुण छिड़के जाते हैं, और अम्ल का इलाज करना हो तो क्या छिड़का जाता है? अक्षार छिड़का जाता है। बात खत्म। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया लास्ट में? ऑक्जेलोफाइटस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 6 आता है सक्लेरोफाइटस। सक्लेरोफाइटस क्या होते हैं? ये आपके पास झाड़ियां या काष्ठीय झाड़ियां होती है, झाड़ियां या काष्ठीय झाड़ियां। ये जो झाड़ियां या काष्ठीय झाड़ियां होती है वो पौधे कौन से होते हैं? सक्लेरोफाइटस होते हैं। नहीं, 5 हुआ था, 4 आए थे पीछे। नंबर 6, नंबर 6 पे हमारे पास जो पौधे आते हैं, बालू कौदभिद। बालू मृदा कौदभिद, ये आपके कौन सी श्रेणी के हैं? सेमोफाइटस। ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? सेमोफाइटस। सेमोफाइटस कौन से होते हैं? बालू में उगने वाले पौधे। बालू कौदभिद आ गया तो बालू पर उगने वाले पौधे हैं, यानी रेत, बालू पर उगने वाले पौधे। और बालू पर जो उगने वाले पौधे होते हैं इनको खास तौर पर एक ही नाम दिया जाता है। ये खास तौर पर कौन से पौधे आते हैं? सारे टेरेसियल होते हैं। टेरेसियल में खास तौर पर तुम फसल बोते हो और बागवानी करते हो। ठीक है, यानी उद्यान, बाग, फसल, ये सारे कौन से पौधे होते हैं? रेत पर उगने वाले। तो रेत पर जो खास उगने वाले पादप हैं वो आपके भिन्न भिन्न प्रकृति से क्या उगाए जाते हैं, उन्हीं में हमारी क्या आती है? फसलें आती है। और उसके बाद एक और रहता है, एरिमो हो गया। लास्ट में कौन कौन से आ गए? एरिमोफाइटस आ गया, हिलो आ गया, हेलो आ गया, ऑक्जेलो आ गया, और उसके बाद आ गया सक्लेरो, बालूकोदभिद, और कौन सा रहता है? हाँ, यही है। ठीक है, और 5 वर्ग थे इनके, वो हो गए। ये हमारे पास क्या है? पादप हैं जो आपके विशिष्ट कृत पौधे हैं। ये पूछ लिया जाता है कई बार। क्वेश्चन तो एक तो यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, एक ये है हेलोफाइटस का, उसके बाद पीएच लेवल का, और इनमें से क्या है? रेयर ये कभी आता है कि नहीं आता। ठीक है, ये थी कहानी हमारे पास पादप के पारिस्थितिक तंत्र की। ठीक है, पूरा पारिस्थितिक नहीं पढ़ा हमने, पूरा इकोलॉजी नहीं पढ़ा, वो जंतु के साथ पढ़ेंगे। अब आता है हमारे पास नया टॉपिक, जो बायोलॉजी पढ़ते टाइम आप सबसे पहले पढ़ते हो कहीं भी, कोशिका एवं कोशिका संरचना। क्योंकि जहां कहीं भी हम बायोलॉजी की शुरुआत करते थे वहां भाग के यही पढ़ते थे हम। ठीक है, और हमें क्लास में पढ़ाया यही जाता है कि कोशिका क्या और कोशिका की संरचना क्या है। इसकी बारी बहुत बाद में आती है। क्यों? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम पहले पढ़ के आते हैं, वो यहाँ आके क्लियर होती है। ठीक है, अब कोशिका एवं कोशिका संरचना, तो सबसे पहले चीज है कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या हो सकती है? अभी व्हाट इज सेल एंड सेल स्ट्रक्चर, कि सेल आपके पास क्या है? बहुत बार पढ़े हो, छठी क्लास से ही शुरू हो जाती है, 7वीं में, 8वीं में और 9वीं में अच्छा बैकअप देखने को मिलता है इसका। ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं हम कहाँ? 9वीं कक्षा में। तो कोशिका क्या होती है? कि सभी जीवों की, जितने भी जीव है, सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक तथा
कार्यात्मक इकाई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी जितने भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए कैसी यूनिट है ये, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसी को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम कि जीवन की आधारभूत इकाई, ये भी वर्ड लगता है कि सभी जीवों के लिए जब ये इकाई है तो इसको यूं भी पढ़ा जा सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई। तो जीवन की आधारभूत इकाई जो होती है, इसको अब जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बेसिक वर्ड यूज नहीं होता, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है इसे। इस लाइन को जब हम पढ़ेंगे अलग पढ़ेंगे, वहां जब पढ़ा था अलग पढ़ा था। यहां अगर पढ़ें तो इसको लिखा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी किसको कहते हैं, सेल को ही कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सेल जो है इसकी एक खास विशेषता क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये खुद को खुद पैदा कर सकती है, यानी खुद से एक नई चीज और पैदा कर सकती है। तो यानी इनके अंदर एक क्या पाई जाती है, जनन क्षमता पाई जाती है कि कोशिका वो इकाई है जिनमें अपने आप में जनन क्षमता पाई जाती है। प्रजनन क्षमता लिख दो या जनन क्षमता लिख दो, यानी इट कैरी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। किसके पास जो पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, जिसके चलते ये एक नई कोशिका को क्या देती है, जन्म देती है। तो अब इस पे कई तथ्य भी लिखे गए थे। बात ये आती है कि जो इसकी खोज की है, खोज का मतलब है बात सबसे पहले देखने की कि सबसे पहले किसने बताया। इसके बारे में जो सबसे पहले बताया, या तो यूं पूछ ले, या कोशिका का जन्मदाता कौन है, कोशिका का जन्मदाता, हु इज द फादर ऑफ सेल। सेल का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में, साइटोलॉजी के पिता हो रहे हैं, सेल के जो फादर हैं वो कौन है। या यूं आए, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की। इन तीनों का जवाब एक ही है कि सबसे पहले किस बंदे ने बताया, या इसका जन्मदाता कौन है। ठीक है, यानी इसका डिस्कवरर कौन है, ये पूछ ले तो उत्तर एक ही है, क्या, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ सेल, डिस्कवरर ऑफ सेल, फाउंडर ऑफ सेल। अब इस बंदे ने कौन सी कोशिका की खोज करी है, ये बात आती है। इस बंदे ने जो कोशिका की खोज की है वो कौन सी कोशिका की है, डेड सेल की है, मृत कोशिका की है। यानी इस बंदे ने जो कोशिकाएं देखी वो कहां पे देखी थी, कॉर्क लेयर में देखी थी। कॉर्क की एक लेयर लेकर उसमें क्या है, इस बंदे ने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से क्या एनालिसिस किया था कि इसका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, और इसने कॉर्क की एक लेयर ली और उसमें क्या देखा कि बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे कमरे से नजर आ रहे हैं, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है। ठीक है, तो मधुमक्खी के छत्तों के एक हिस्से को इसने क्या कहा था कि जो रॉबर्ट हुक है, इस रॉबर्ट हुक ने कोशिका को क्या कहा, तो कोशिका को नाम दिया। क्या नाम दिया था इस बंदे ने, कोसा। इस बंदे ने जो कोसा नाम दिया था वो आपके पास एक तरह से वैज्ञानिक नाम भी बन गया
जिसको ग्रीक लैटिन भाषा में एक स्पेशल टैगिंग मिलती है, क्या? सेला। ठीक है, इस बंदे ने ग्रीक लैटिन भाषा के शब्द का इस्तेमाल किया। सेला का मतलब ही क्या निकला? कोसा। कि सेला जो शब्द है वैसे ये कौन सी भाषा का है? ग्रीक। क्योंकि सबसे ज्यादा विज्ञान में हम पढ़ते हैं तो कौन सी भाषाओं के शब्द आते हैं हमारे पास? ग्रीक के ही आते हैं। और ग्रीक भाषा का यही शब्द क्या बन गया? वैज्ञानिक नामांकन बन गया। कि अगर आपसे पूछ ले कोशिका का जो वैज्ञानिक नामांकन है, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है, वो कौन सी है? तो वो सेला ही है। ठीक है, और इस सेला का अर्थ क्या था? कोसा, यानी एक सूक्ष्म कमरा। वैसे आप इस कोसा को किस नाम से जान सकते हो? एक प्रकार का सूक्ष्म कमरा। सूक्ष्म कमरा कह दो, या इस कमरे की जगह एक शब्द और लगा सकते हो, क्या? कक्ष। ठीक है, एक सूक्ष्म कक्ष का नाम दिया था किस बंदे ने? रॉबर्ट हुक ने। तो ये बात रॉबर्ट हुक के द्वारा एक लिखी गई किताब थी। कौन सी किताब थी आपकी? माइक्रोग्राफिया। उस माइक्रोग्राफिया में ये चीज क्या थी? पब्लिश्ड थी, यानी प्रकाशित थी। कि कौन सी किताब से ये आंकलन उठाए गए हैं, ये कौन सी किताब के पब्लिकेशन में मिलते हैं? आपके माइक्रोग्राफिया से मिलते हैं। ठीक है, ये तो कहानी होगी इस भाई साहब की। ठीक है, अब बात आती है जीवित कोशिका की, क्योंकि इसने तो बात करी कौन सी? मरी हुई कोशिका की, डेड सेल की। तो यही क्वेश्चन बनता है डेड सेल की। 1665 में कई बार क्वेश्चन देखते हैं तो इसका सन भी आ जाता है कभी कभार, ये भी याद रख लेना। कोशिका के ऊपर आती है बात, 9वीं कक्षा में दे रखा है एनसीईआरटी में। फिर बात आती है जीवित कोशिका की। यह सबसे धाकड़ क्वेश्चन बन के रह जाता है कि आपके पास लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की है? कि जो जीवित कोशिका है, लिविंग सेल, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की है भाई? ये भी अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से करी है बंदे ने। अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से पहले तो करी रॉबर्ट हुक ने। बढ़िया पावर्ड माइक्रोस्कोप बनाया, जो आगे चलकर बंदा लेकर आया था कौन? ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन आता है कि तालाब के पानी से जीवित कोशिका की कार्यात्मक, आंतरिक संरचना और उसकी क्या संरचनात्मक अध्ययन के बारे में जो ज्ञान देता है, वो बंदा कौन है आपके पास? ल्यूवेनहॉक। तो यहीं से बात आती है जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और यही वो बंदा है जिसने अपनी दांत की खुरचन से एक सूक्ष्म जीव के बारे में भी बताया है। वो सूक्ष्म जीव कौन सा है कि जिसके बारे में एंटोनी वॉन ल्यूवेक ने खोज की है और वो हम पढ़ चुके हैं, और जिसके ऊपर बात बताई जाती है कि इसने अपनी दांत की खुरचन से खोज स्टार्ट करी थी। तो वो थे आपके बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, पढ़ा रहा है कि हमने जीवाणु को अच्छे से पढ़ा है। हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये आता है क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो वो कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ही है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास आगे वाला क्वेश्चन, और भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन किस में होता है? इसके दो क्वेश्चन जुड़ेंगे कि कोशिका का अध्ययन का मतलब है उसकी फिजियोलॉजी, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, इनके बारे में ज्ञान लेना। तो कोशिका ही शब्द लगा देंगे। कोशिका का अध्ययन किस में होगा? कोशिका विज्ञान में। लेकिन कोशिका विज्ञान को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या वर्ड लगाया जाता है? साइटोलॉजी। कि जो साइटोलॉजी है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का। तो कोशिका की चाहे कार्यात्मक विधि हो, चाहे उसकी संरचनात्मक विधि हो, अंदर का ज्ञान हो, सब किस में किया जाता है? साइटोलॉजी। तो अब बात आती है हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? हु इज फादर ऑफ साइटोलॉजी? कि जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है वो कौन है? यानी कोशिका विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है या जनक किन्हें कहा जाता है? यह सबसे दागड़ी क्वेश्चन है। वैसे भाग के हम कोशिका की जब भी बात आती है तो हम किसके पास चले जाते हैं? रॉबर्ट हुक के पास। पर रॉबर्ट हुक इसका खोज करता है, ठीक है, जिसने इसकी खोज करी, जिसने इसके क्या है जन्म के बारे में बता दिया, और वो बताया कौन सी? मरी हुई चीज के बारे में। ठीक है, अब बात आती है कोशिका का
कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आपने वर्ड याद रखना है जेई पैलेट। जेई पैलेट किसी चीज का खोज करता है, कि जॉर्ज एमिल पैलेट, ठीक है, कि जॉर्ज एमिल पैलेट किसका खोज करता है, तो जॉर्ज एमिल पैलेट। डॉक्टर भी लगा सकते हो, डॉक्टर था ये बंदा, अच्छा खोज करता है, और कोशिका में इसकी 2 खोज बड़ी फेमस हुई थी, और इसी बंदे ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी खोज के लिए इस्तेमाल किया था। याद कर लो, इस बंदे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इस बंदे ने कोशिका के अंदर किस चीज को खोजा, तो वो इंपॉर्टेंट थी जो प्रोटीन निर्माण करती है, वो आपके पास क्या, राइबोसोम। यानी हम कहते हैं ना प्रोटीन की फैक्ट्री, तो यही होती है प्रोटीन की फैक्ट्री, क्या होती है आपके पास, राइबोसोम। राइबोसोम के साथ उस बंदे ने एक चीज और डिस्कवर की थी, वो थी आपके पास सेक्रेटेड प्रोटीन्स, स्त्रावी प्रोटीन। 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, स्त्रावी प्रोटीन और राइबोसोम दोनों की डिस्कवरी किस बंदे ने करी थी, तो वो था आपके पास जेई पैलेट। हम पढ़ते आए हैं कि राइबोसोम की खोज किसने करी है, तो राइबोसोम का खोजकर्ता कौन है, जेई पैलेट ही तो है। उसके बाद बात आती है आपके पास कोशिका सिद्धांत की, कि कोशिका सिद्धांत या हम कह दें सेल थ्योरी। सिद्धांत तो था नहीं, ये क्या था, सिर्फ एक मिथ्या था, या मिथ्ये की जगह आप लिख सकते हो एक तथ्य था, या आप लिख सकते हो एक कथन था, ठीक है। हम इसको प्योरली प्रिंसिपल वर्ड नहीं कह सकते, ये एक सैद्धांतिकी है। इसे हम अगर वर्डिंग देते हैं तो ओनली भी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी और सेल थ्योरी का मतलब क्या है, खास क्वेश्चन है। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत ये किसकी देन है, ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार है अपने आप में। कोशिका सिद्धांत जो क्वेश्चन है ये ट्रिपल स्टार है। ये आपका किसने दिया था, स्वॉन प्लस स्लाइडेन, दोनों ने मिलकर दिया था। कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि कोशिका सिद्धांत किसकी देन है, तो दोनों की ही है। अकेला आ जाए स्वॉन, नीचे आ जाए स्लाइडेन, फिर स्वॉन एंड स्लाइडेन, तो आपने दोनों पे क्लिक करना है। क्यों, एक बंदे ने अपने जो तथ्य दिया था, अपनी थ्योरी दी थी, वो दी थी पादप के लिए, प्लांट के लिए, और दूसरे ने दी थी किसके लिए, एनिमल के लिए। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है कि जितने भी जीव हैं, यानी सभी जीव जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है, एक जीव जो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, उनका जो आधार है, उनका जो बेस है, वो सिर्फ एक ही चीज है, क्या, कोशिका। यानी सभी चीजों का जनन एक ही कोशिका से होता है। अब हम कह दें हमारा जनन भी किससे हुआ है, एक ही कोशिका से हुआ है, ठीक है। पौधे जो बनते हैं वो भी किससे बनते हैं, एक ही कोशिका से। जंतु भी बनते हैं किससे, एक कोशिका। तो इसीलिए कहा है कि जितने भी जीव हैं वो या तो एक कोशिका से बने होंगे या एक से क्या बने होंगे, ज्यादा कोशिका से। उन सब का आधार ही क्या है, एक ही कोशिका है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि कोशिकाओं का निर्माण, ये वैसे कथन किसी और का था, जोड़ा इन्होंने था, कि कोशिकाओं का निर्माण किसी भी जीव में हो, चाहे कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। कि जितनी कोशिकाएं बनती है उनका निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। ये 2 पॉइंट पूछे जाते हैं, लेकिन बाद वाला जो पॉइंट लिखा है ये एक नया पॉइंट बन जाएगा। तो कोशिका सिद्धांत में आपने याद रखना है, सभी जीव
चाहे पौधे हों, चाहे क्या हो, आपके जंतु हों, वो या तो एक कोशिका से बनेंगे या एक से ज़्यादा कोशिका से बनेंगे। उनका जो फंडामेंटल होगा वो किस पे होगा? सेल पे, कोशिका पे ही होगा। और जितनी कोशिकाएं बनेंगी तो वो किससे पैदा होगी? पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही होगी। अब बात कर लो ये कथन किसका था, ठीक है, ये लिख लेना कि कोशिकाओं का निर्माण जीवों में पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। ये जो कथन था, ये जो तथ्य था, एक नए बंदे का था, उसका नाम था विर्चो। विर्चो ने ये कथन दिया था। विर्चो कहता है कि जो भी कोशिकाएं नई बनती है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है। ये कथन किस बंदे का था? विर्चो का था, ठीक है। और स्वॉन ने किसके बारे में बताया? ये भी याद कर लेना कि सभी जंतु एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कि जितने भी जंतु हैं वो या तो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब मुझे ये बताओ, एक कोशिका वाला जंतु कौन सा होता है? लास्ट बेंच वाले बताएंगे। सिंगल सेल्ड एनिमल, जिनमें एक ही कोशिकाएं होती है। कैसे जंतु जिनमें एक ही कोशिका होती है या एक कोशिकीय जंतु कौन से होते हैं? मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ रखा है, 9वीं क्लास में आता है, और सारे 10वीं से ऊपर पढ़े हुए हैं, तो सबको पता होना चाहिए। अब बताओ एक कोशिकीय जंतु कौन से होते हैं? हाँ, बहुत अच्छे। हम 8वीं 9वीं 10वीं में अच्छे से पढ़ के आए हैं। अमीबा। अमीबा कैसा है? अमीबा कैसा जंतु है? एक कोशिकीय। पर वो आता किसमें है? अमीबा को हम किसमें पढ़ते हैं? एक कोशिकीय जंतुओं का वर्ग कौन सा है? संघ कौन सा? फाइलम कौन सा है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम जितनों को पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जंतु। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी क्या आपके पास एक कोशिकीय। तो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो एक तो मिलेगा तुम्हें अमीबा, एक मिलेगा तुम्हें पैरामीशियम, और एक मिलेगा तुम्हें प्लाज्मोडियम। ये आपके कैसे जंतु हैं? एक कोशिकीय जंतु है, ठीक है। तो ये बात यहां आती है कि जितने सभी जंतु हैं वो या तो एक या क्या मिलेंगे? एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनेंगे। ये कथन है किसका? ये कथन अपने किस भाई साहब का है? स्वॉन का है। जंतु के बारे में जो तथ्य दिया, लिख लो, काम आएगा, कि जंतुओं का कोशिका सिद्धांत यूं आता है कि जंतुओं का अकेला लिख दे, जंतुओं का कोशिका सिद्धांत। जंतुओं का जो कोशिका सिद्धांत है ये किसकी देन है? जंतु का कोशिका सिद्धांत अकेला पूछ ले तो आपने याद रखना है स्वॉन, क्योंकि जंतु जब मर जाता है तो उसका क्या बन जाता है? शव। शव से ही वर्ड बनता है क्या? स्वॉन, ठीक है। नंबर 2, अगर बात आ जाए पादप। पादप का कोशिका सिद्धांत किसने दिया? अब पौधों को क्या किया जाता है? घसीट के ले जाया जाता है, स्लाइड करके ले जाया जाता है। हम वर्ड लगा देंगे क्या? स्लाइड। स्लाइड से वर्ड क्या है? स्लाइडेन। तो स्लाइडेन ने जो सिद्धांत दिया वो पौधों के लिए दिया, और स्वॉन ने जो सिद्धांत दिया है वो जंतुओं के लिए दिया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। बाकी तो ट्रिपल स्टार में रुक जाते हैं, ये 5 स्टार है। 5 स्टार का मतलब ये है कि डीजी की रैंक का बंदा है। इसका क्वेश्चन क्या है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? खास क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी का? इसका मतलब है कि दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेवर अप्रोच सेलुलर लेवल, कि कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव या जंतु होते हैं जो कोशिका स्तर तक नहीं पहुंचते। खास क्वेश्चन है, एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है और न जाने कितनी बार आया हुआ है, और इसका आंसर है विषाणु। याद कर लेना, वायरस। वायरस नेवर अप्रोच टू द सेलुलर लेवल,
यानी विषाणु कभी भी अपने कोशिकीय सतर को पूरा नहीं कर पाते, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, यूं भी आता है कि ऐसे कौन से सूक्ष्म जीवी जो अपने कोशिकीय सतर को पूर्ण नहीं कर पाते, या विच ऑर्गेनिजम्स या विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेवर कंप्लीट ओवन सेलुलर लेवल। तो उत्तर क्या है तुम्हारे पास? वायरस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला है, बहुत आता है ये, ठीक है। और ये अपवाद किसका माना जाता है? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या था कि जितने भी जीव बने हैं वो कम से कम कितनी कोशिका से बने हैं? एक से तो बने हैं, पर ये कोशिका को पहुंचता ही नहीं, तो इसलिए क्या रह गया? कोशिका से नीचे रह गया, सेलुलर लेवल अप्रोच नहीं है, इसीलिए टैगिंग लगती है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो कौन होता है? वायरस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आती है, जो कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप डायग्रामेटिकली शुरुआत करते हो तो सेल की शेप में बीच का सेंट्रल पॉइंट उठाते हो, ये जो बीच का सेंट्रल पॉइंट है इसी के अंदर क्या है कि जाड़ा होता है, तो ये सेंट्रल पॉइंट क्या होता है सिंगे? सेंटर ऑफ द सेल बी कॉल्ड एज, भाई परमाणु का केंद्र होता है, उसको केंद्रक कहते हैं, उसको कह देते हैं अपन नाभिक, और कोशिका में इसे क्या कह देते हैं? केंद्रक, और इंग्लिश में नाम तो वही है, क्या आएगा? न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस बंदे ने करी? केंद्रक की खोज किसने की? खास क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी जो केंद्रक है कोशिका का वो किसने खोजा? कोशिका किसने खोजी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने। अब ये हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, बस दोनों में एक ही अंतर है, एक रॉबर्ट हुक है और एक रॉबर्ट ब्राउन को तुम 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़ते हो और 9वीं में भी पढ़ते हो। रॉबर्ट ब्राउन का ये अकेला क्वेश्चन नहीं है, इसका एक क्वेश्चन बड़ा खास बन जाता है जब हम पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में कोलाइडी विलियन पढ़ते हो, और कोलाइडी विलियन के जो जिग जैग मोशन की कहानी है वो किस बंदे ने खोजी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजी थी। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना कि रॉबर्ट ब्राउन का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 स्टार वाला ही है, जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आता है कि कोलाइडी कणों का विलियन में, कोलाइडी कणों का विलियन में टेढ़ा मेढ़ा चलना यानी जिग जैग मोशन, इसे कहते क्या है? यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और 10वीं कक्षा में दिया है एनसीईआरटी में कि कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सोल हैव जिगजैग मोशन बी कॉल्ड एज, उसे कहते हैं ब्राउनी गति, उसे कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, और वो दिया किसने था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। इसका नाम क्या है? ये चलना क्या कहलाता है? तो याद रखना, इसको स्पेशली क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउनी गति, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। तो क्वेश्चन आता है, हु गिव्स ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट रिलेट टू विच पार्टिकल और विच सोल, ठीक है। यानी ये कौन से कणों से जुड़ा होता है, कौन से विलियन से जुड़ा होता है? कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडल सोल होता है, यानी कोलाइडी विलियन होता है। और दिया किस बंदे ने है? ये जरूर याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब बात आती है कि इसके अंदर ये धागे जैसी संरचना क्या है जो जाड़ा सा दिखता है? क्वेश्चन आता है कि जो केंद्रक है, केंद्रक में जालनुमा संरचना, कि जो जालनुमा संरचना है वो आपके पास क्या होती है? यानी कैज लाइक स्ट्रक्चर होती है, कि जाला सा बना होता है, पिंजरा सा बना होता है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं क्रोमेटिन, याद रखना। और क्रोमेटिन अपने आप में एक तरह से रॉ मटेरियल होता है किसका? गुणसूत्रों का। और गुणसूत्र ही मटेरियल है किसके लिए? डीएनए के लिए। और डीएनए किसके लिए? आनुवांशिकता के लिए। तो यानी शुरुआत कहाँ से होती है? आनुवांशिकता यहीं से होती है। तो क्रोमेटिन के बारे में किस बंदे ने बताया था? तो ये बात बताई थी वॉल्थर फ्लेमिंग ने। याद कर लेना अच्छे से कि वॉल्थर फ्लेमिंग जो है वो बहुत फेमस है किसके लिए? नंबर 1 तो गुणसूत्र की खोज के लिए, कि सबसे पहले कोशिका विभाजन की बात करके गुणसूत्र की खोज की आ जाए
उत्तर वॉल्टर फ्लेमिंग है। और वैसे गुणसूत्र पहले खोजे किसने, तो वो बंदा था हॉफमिस्टर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन पक्का कर दो, क्रोमेटिन का खोज करता कौन है, वॉल्टर फ्लेमिंग। और यूं कभी चाणचक क्वेश्चन आ जाए कि गुणसूत्र का खोज करता कौन है, सीधा आ जाए, तो उत्तर यही है, गुणसूत्र का खोज करता। यानी आपके पास एज पर स्टडी हम जो क्रोमोसोम का डिस्कवरर मानते हैं वो किस बंदे को मानते हैं, वॉल्टर फ्लेमिंग को मानते हैं। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सर्वप्रथम फ्लेमिंग से पहले जो क्या है गुणसूत्र को बताया या गुणसूत्रों के बारे में ज्ञान दिया, वो बंदा कौन सा था, तो याद रखना है हॉफमिस्टर। ठीक है, आगे आएंगे बताएंगे। अब इसी क्रोमेटिन के साथ आगे बात आ जाती है गुणसूत्र की। गुणसूत्र लिख देते हैं, क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र आपके पास क्रोमोसोम्स, तो इनका जो डिस्कवरर है वो आपके पास बता ही दिया, कौन था, वॉल्टर फ्लेमिंग। लेकिन बात एक और अड़ जाती है। अब वॉल्टर फ्लेमिंग जब डिस्कवरर है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना जो बढ़िया लेवल पे आता है। वॉल्टर फ्लेमिंग की बात आएगी तो आपने एक वर्ड याद रखना है, माइटोसिस। जब कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है उससे जुड़ी हुई बात बताता है वॉल्टर फ्लेमिंग। एक मियोसिस में आती है, मियोसिस में वंशानुगति बताई थी, वो बंदा था स्ट्रॉसबर्गर। इस स्ट्रॉसबर्गर ने एक कहानी लिखी कि जो केंद्रक होता है ये पैतृक वंशानुगति को बढ़ाता है। ये कथन किसका है, यानी केंद्रक जो है, क्योंकि ये चीज है कहां, केंद्रक में, तो वहीं से क्वेश्चन बनता है केंद्रक पैतृक वंशानुगति को बढ़ाता है। कि जो आपके पास केंद्रक है वो पैतृक वंशानुगति को बढ़ाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुण चलाता है। माँ और बाप के गुण औलाद में आ जाते हैं, रंग भी आता है, हाइट भी आती है। कई बार क्या है, ये जरूरी नहीं है कि माँ और बाप पे जाए। कई बार होता है ना कि बच्चा पैदा हो गया, माँ और बाप दोनों गोरे हैं, बच्चा काला होता है, कहते हैं ना उनके काला कौन था, बोले दादा काला था। ठीक है, मतलब दादे के गुण आ गए। दादा भी काला नहीं है तो हो सकता है माँ के चलते नाना या नानी काली हो। ठीक है, वहां से भी क्या आते हैं, गुण आते हैं। तो ये जो चीज है वंशानुगति चलती है, इसके बारे में ये जो कथन दिया है, ये कथन किस बंदे ने दिया था, स्ट्रॉसबर्गर ने दिया था। स्ट्रॉसबर्गर ने ये कहानी कहां से निकाली थी, ये आपकी मियोसिस से निकाली थी। कोशिका अर्धसूत्री विभाजन है, उसके अध्ययन से ये ज्ञान लिया था किस बंदे ने, स्ट्रॉसबर्गर ने। कहानी उल्ट हो जाती है पादप के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि पादप के लिए जो गुणसूत्र खोजे हैं वो सबसे पहले माइटोसिस के चलते किस बंदे ने खोजे थे, तो वो था आपके पास ह्यूगो वॉन नगेली। ह्यूगो वॉन नगेली। लास्ट वाला नाम याद रखना, आगे वाले याद नहीं रखने, ये काट देना चाहे, कभी नहीं पूछा जाता, ये आता है सीधा। लास्ट वाले नाम आते हैं इन बंदों के, नगेली, सीधा इतना नाम आएगा। तो पौधों के लिए क्या है, गुणसूत्र का उल्लेख किया या अध्ययन किया, वो बंदा कौन था, नगेली था। अब बात आती है कि इन गुणसूत्रों का नाम नोमेनक्लेचर किसने किया, पंडित कौन बना इसका। जैसे इंसान में गुण अच्छे होते हैं उसको सारी दुनिया कहती है कि वेल डन। ठीक है, तो वाल्डेयर। तो इसकी जो खोज है वो तो इन बंदों ने की, और जो इसका नाम रखा वो किस बंदे ने रखा, वाल्डेयर ने रखा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र का नामांकन किसने किया, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, या ओनली बेसिक क्वेश्चन बी दिस, हु बी द डिस्कवरर ऑफ द क्रोमोसोम। अर्लीस्ट डिस्कवरर पूछ लिया जाए तो उत्तर याद रखना, हॉफमिस्टर लिख लो कि अर्लीस्ट डिस्कवरर ऑफ क्रोमोसोम्स बी। तो
तो आपने याद रखना है हॉफ मिस्टर। ठीक है, कि अर्लीस्ट की बात आ जाए तो उत्तर क्या याद रखना है तुमने, हॉफ मिस्टर को याद रखना है। ठीक है, पर ज्यादा वही आता है, क्रोमेटिन और गुणसूत्र दोनों का एक ही उत्तर है, क्या याद रखना है, वॉल्थर फ्लेमिंग। ठीक है, आगे आएगा एक डीएनए क्वेश्चन, लिखो डीएनए का खोजकर्ता कौन है, ये लेके आओगे, निकाल के ले आओगे कल, कि डीएनए का खोजकर्ता कौन है। ठीक है, और इसमें 10वीं क्लास में अच्छे से बताया हुआ है कि डीएनए का मॉडल या संरचना मॉडल प्रस्तुत किया किसने। एक ये भी लिखो कि डीएनए का संरचना मॉडल प्रस्तुत किया किसने, और डीएनए की खोज विवर्तन से की किसने। ठीक है, 3 क्वेश्चन बड़े खास हैं। डीएनए का खोजकर्ता कौन है, डीएनए का संरचना मॉडल किसने दिया, और तीसरा याद रखना है डीएनए की खोज विवर्तन के आधार पर किसने की। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना ही।